सोमवार सुबह 8 बजे 8 साल की एक बच्ची समृद्धि टॉवर की लॉबी में दाखिल हुई। उसका कद किसी बड़े इंसान की कमर तक ही था। उसने अपने से भी बड़ा एक पुराना चमड़े का बैग कसकर पकड़ा हुआ था। उसने पीली पड़ चुकी सफेद कमीज और सिकुड़ी हुई नीली स्कर्ट पहन रखी थी और उसके फटे हुए स्पोर्ट शूज का मुंह खुला हुआ था। 25 साल की रिसेप्शनिस्ट नेहा कंप्यूटर पर खबरें देख रही थी। जब उसने नजर उठाकर देखा तो वो बच्ची ऊंचे काउंटर के सामने खड़ी थी, जिसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें सीधे उसे देख रही थीं। नमस्ते मैम, मेरा नाम प्रिया है। मैं चेयरमैन अंकल से मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज साफ थी और उसमें कोई घबराहट नहीं थी। नेहा ने अपनी भौएं सिकोड़ी। क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? नहीं मैम, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है। प्रिया ने अपना बैग काउंटर पर रखा। जिप खोलने की तेज आवाज आई और उसने कागजों का एक मोटा बंडल बाहर निकाला। नेहा ने नीचे देखा। सबसे ऊपर नौकरी के लिए एक आवेदन था। नाम की जगह पर लिखा था अंजने शर्मा, उम्र 32 साल। ये मेरी माँ का बायोडेटा है, मैं इसे चेयरमैन अंकल को देना चाहती हूँ। नेहा हल्की सी मुस्कुराई और हाथ हिलाया। तुम घर जाओ बेटा, अगर बायोडेटा जमा करना है तो एचआर डिपार्टमेंट में जाओ। चेयरमैन से नहीं मिलना होता, लेकिन मेरी माँ ने एचआर डिपार्टमेंट में जमा कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा शायद चेयरमैन अंकल ने नहीं देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ ले आई। उसकी आवाज़ शांत थी, जैसे वो रोज़ की कोई बात बता रही हो। नेहा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। चेयरमैन बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास मिलने का समय नहीं है। मैं इंतजार कर सकती हूँ। प्रिया ने अपना बैग नीचे जमीन पर खींचा और उसी पर बैठ गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसने बैग को ऐसे गले लगाया जैसे कोई गुड़िया हो। मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करूंगी जब तक वे नीचे नहीं आते। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, न ही कोई विनती, बस एक दृढ़ निश्चय था। नेहा घबरा गई। लॉबी में कुछ लोग उत्सुकता से देखने लगे थे। तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, घर जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे चेयरमैन अंकल से मिलना ही है। 2 सुरक्षा गार्ड आगे बढ़े। नेहा ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उसने चेयरमैन के सहायक के ऑफिस में फोन किया। मीरा जी, यहाँ एक 8 साल की बच्ची आई है और चेयरमैन से मिलने की जिद कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। फोन पर से रूखा जवाब आया। उसे घर भेजो, ये कंपनी है, कोई क्रच नहीं। नेहा ने फोन काट दिया। प्रिया को देखा, जो अभी भी शांति से बैठी थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। 50वीं मंजिल, चेयरमैन विक्रम सिंह का दफ्तर। 45 साल के विक्रम वित्तीय रिपोर्ट पढ़ रहे थे। बालों में सफेदी झलक रही थी, चेहरा तराशा हुआ, आंखें बर्फ की तरह ठंडी। पिछली सुबह ही अपनी तीसरी पत्नी से उनका तलाक हुआ था। कोई बच्चा नहीं था। एक पेंट हाउस में अकेले रहते थे। फोन की घंटी बजी। सहायक मीरा ने फोन किया। सर, ग्राउंड फ्लोर पर एक अजीब मामला हो गया है। एक 8 साल की बच्ची आपसे मिलने की जिद पर बैठी है। मना करने पर भी घर नहीं जा रही है। विक्रम ने पढ़ना बंद कर दिया, भौहें सिकोड़ी। बच्ची? क्या उसके साथ कोई है? नहीं, अकेली है और अपनी मां का बायोडेटा लेकर आई है। विक्रम ने रिपोर्ट नीचे रखी। 17 साल से चेयरमैन थे, ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। गार्ड से कहो उसे घर भेज दे। मैंने कह दिया था, लेकिन वो वहीं बैठी है और जाने को तैयार नहीं है। विक्रम के मन में उत्सुकता जागी। वो उठे और अपना कोट ठीक किया। मैं नीचे जाकर देखता हूं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर उतरी, दरवाजा खुला। विक्रम ने लॉबी में कदम रखा और रिसेप्शन काउंटर के आसपास भीड़ देखी। बीच में वो छोटी सी बच्ची अपने बैग पर सीधी बैठी थी, न रो रही थी न विनती कर रही थी। विक्रम पास आए। भीड़ अपने आप हट गई। प्रिया ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। आंखें 2 कंचों की तरह चमक रही थीं। आप ही चेयरमैन अंकल है ना? आवाज घंटी की तरह साफ थी। विक्रम ने सिर हिलाया। प्रिया खड़ी हो गई। बैग अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। मेरा नाम प्रिया है, मेरी माँ का नाम अंजलि शर्मा है। मैं आपको माँ का बायोडेटा देना चाहती हूँ। छोटे से हाथ ने कागजों का बंडल निकाला और ऊपर उठाया। विक्रम ने उसे ले लिया। नौकरी के आवेदन पर नजर डाली। अंजलि शर्मा, MBA, 3 बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी थीं। 8 साल का अनुभव, उत्कृष्ट ग्रेड। ये बायोडेटा HR में जमा हो चुका है, वे इस पर विचार करेंगे। जी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें भर्ती नहीं करनी है। मेरी माँ बहुत दुखी थी। मुझे लगा शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ कितनी काबिल हैं। बड़ी बड़ी गोल आंखें सीधे विक्रम की आंखों में देख रही थीं, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। केवल दृढ़ संकल्प था।
तुम्हारी माँ खुद क्यों नहीं आई? मेरी माँ अस्पताल में है, फेफड़ों की बीमारी है, खांसी में खून आता है, डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने से मना किया है। ये छोटा सा वाक्य हथौड़े की तरह लगा। विक्रम को अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। 8 साल की बेटी रिया की छवि अचानक याद आ गई। वैसी ही बड़ी बड़ी गोल आंखें, वैसी ही साफ आवाज। रिया 17 साल पहले अपनी मां के साथ एक सड़क दुर्घटना में मर गई थी। तब से विक्रम कभी बच्चों को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इस बच्ची के सामने खड़े होकर उनके पत्थर दिल में एक दरार आ गई थी। 8 साल की रिया के भी काले घने बाल थे, वैसी ही बड़ी बड़ी गोल आंखें, लिखते समय कलम को वैसे ही तिरछा पकड़ना, अपने पिता की मेज के कोने में बैठना, पैर हवा में झूलते हुए। और लगातार सवाल पूछना, पापा आप हमेशा काम क्यों करते रहते हैं? तुम्हें पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो क्या आप जल्दी घर आ सकते हैं? मैं चाहती हूं कि आप मुझे घुमाने ले जाएं। खिलखिलाती हंसी, छोटा सा हाथ पिता के हाथ से छूटकर मां को ढूंढने भागा। फिर एक दिन वो हंसी नहीं रही, पापा की पुकार नहीं रही, सिर्फ एक खाली घर और उनका पत्थर बन चुका दिल रह गया। प्रिया वहीं खड़ी थी, चिंता से विक्रम को देख रही थी। अंकल, आप ठीक तो हैं? आप मुझे ऐसे अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं? विक्रम चौंक गए, माथे से पसीना पोंछा। लॉबी में लोग अभी भी उत्सुकता से देख रहे थे। वो कोई और तमाशा नहीं चाहते थे। तुम मेरे ऑफिस चलो, हम अकेले में बात करेंगे। प्रिया ने सिर हिलाया, अपना बैग कसकर पकड़ लिया। वो विक्रम के साथ लिफ्ट से 50वीं मंजिल पर गई। चेयरमैन का दफ्तर 300 वर्ग फुट का था। ओक की लकड़ी की मेज, चमकदार काली चमड़े की कुर्सी, छत तक ऊंची किताबों की अलमारी और कांच की खिड़की से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। प्रिया कमरे के बीच में खड़ी थी, आंखें फाड़े चारों ओर देख रही थी। इधर उधर नहीं घूमी, किसी चीज को नहीं छुआ, बस चुपचाप खड़ी रही। बैठो, विक्रम ने अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। प्रिया उस पर चढ़ गई, पैर जमीन तक नहीं पहुंचे। उसने बैग अपनी गोद में रख लिया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ को नौकरी की जरूरत क्यों है? प्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। माँ को कई जगहों से मना कर दिया गया। वे कहते हैं कि सिंगल मदर को संभालना मुश्किल है, छोटा बच्चा होने पर वो बहुत छुट्टियां लेगी, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आवाज कांप रही थी, आंसू बहने लगे। लेकिन मेरी माँ बहुत मेहनती हैं, वो पढ़ाई में अच्छी हैं। काम अच्छा करती हैं। मैं भी अच्छी बच्ची हूं, किसी को परेशान नहीं करती। छोटे हाथ में आंसू पोंछे और कहना जारी रखा, हम अंधेरी में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। किराए के पैसे में सारी बचत खत्म हो गई। माँ हर जगह नौकरी ढूंढने जाती हैं, घर आकर रोती हैं। उन्हें लगता है कि मैं नहीं देखती, लेकिन मुझे सब पता है। विक्रम का दिल ये सुनकर बैठ गया। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी की याद आ गई। सुनीता भी काम के दबाव में रोती थी। वो व्यस्त रहते थे, ध्यान नहीं देते थे, साझा नहीं करते थे। फिर माँ को खांसी में खून आने लगा। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। माँ बहुत डर गईं। उन्हें डर है कि अगर वो मर गईं तो मैं अकेली रह जाऊंगी। प्रिया सिसक सिसक कर रो रही थी, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रही थी। मैं 8 साल की हूं, मुझे खाना बनाना, कपड़े धोना आता है। जब माँ काम पर जाएंगी तो मैं घर पर अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। कहीं खेलने नहीं जाऊंगी, बस पढ़ाई करूंगी और माँ का इंतजार करूंगी। हर वाक्य विक्रम के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उन्हें याद आया कि रिया भी 8 साल की थी और कहती थी कि जब माता पिता काम पर जाएंगे तो वो अच्छी बच्ची बनकर रहेगी। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो कंपनी में व्यस्त रहे जब तक कि सब कुछ खो नहीं दिया। प्रिया ने आंसू पोंछे, कुर्सी से उतरी और विक्रम की मेज के पास आई। मैं जानती हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैंने अखबार में पढ़ा है, आप बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप समझेंगे। साफ आंखों ने सीधे विक्रम को देखा। अब आंसू नहीं थे, केवल पूर्ण विश्वास था। मैं पैसे नहीं मांग रही हूं, मैं सिर्फ आपसे मां के लिए एक मौका मांग रही हूं, ताकि वो साबित कर सकें कि वो काम कर सकती हैं, ताकि मां के इलाज के लिए पैसे हों, ताकि मैं अपनी मां को ना खो दूं। आखिरी वाक्य एक हताश विनती की तरह निकला। विक्रम ने बच्ची को देखा, उसकी आंखों में रिया को देखा। 20 साल पहले के खुद को देखा, जब वो जवान थे, जब वो प्यार करना जानते थे। 17 साल का पत्थर दिल अचानक पिघल गया।
इतने सालों के सूखे के बाद पहली बार आंसू छलक पड़े। प्रिया ने विक्रम को रोते देखा, घबरा कर पास आई। छोटे से हाथ ने उनके आंसू पोंछे। अंकल, आप रोइए मत, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। ये हरकत इतनी स्वाभाविक थी, जैसे कोई बेटी अपने पिता की देखभाल कर रही हो। विक्रम ने उस छोटे से हाथ को पकड़ लिया, जो उतना ही गर्म था जितना रिया की जीवित होने पर था। अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएंगी। क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं? विक्रम कुर्सी से उठे, टिश्यू से अपना चेहरा पोंछा। एक फैसला उनके दिमाग में कौंध गया। मैं तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा, देखूंगा कि वो कैसी हैं, फिर तय करूंगा। प्रिया खुशी से उछल पड़ी। विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। सच में अंकल, आप मेरी माँ से मिलने आएंगे? सच में? लेकिन मैं सिर्फ मिलने आऊंगा, मैंने अभी कोई वादा नहीं किया है। विक्रम ने सहायक मीरा को फोन करके दोपहर की सभी बैठकें रद्द करने को कहा, ड्राइवर को कार तैयार करने को कहा और 11 बजे प्रिया के साथ ऑफिस से निकल गए। काली मर्सिडीज मरीन ड्राइव पर दौड़ रही थी, शहर के अस्पताल की ओर। प्रिया विक्रम के बगल में बैठी थी। खिड़की से बाहर इशारा कर रही थी। अंकल देखिए, वहां से मैं पाव खरीदती हूँ। दुकान वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, कभी कभी मुझे मुफ्त में पाव दे देते हैं। आवाज साफ थी, हर बात बताते हुए आंखें चमक उठती थीं। विक्रम सुन रहे थे। उन्हें अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। और वो बस स्टॉप है जहां मैं माँ का इंतजार करती हूँ। माँ इंटरव्यू से देर से लौटती हैं। मैं शाम से रात तक वहीं इंतजार करती हूं। तुम घर जाकर इंतजार क्यों नहीं करती? क्योंकि माँ को चिंता होगी। अगर माँ मुझे घर पर अकेला देखेंगी तो दुखी होंगी। मैं वहां इंतजार करती हूं तो माँ देखती हैं कि मैं अच्छी बच्ची हूं। जवाब मासूम था, लेकिन प्यार से भरा था। विक्रम ने बच्ची को देखा। उसमें 8 साल की उम्र से ज्यादा परिपक्वता देखी। तुम घर पर अकेले क्या करती हो? मैं माँ के लिए खाना बनाती हूँ। कपड़े धोती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और माँ जो लाइब्रेरी से किताबें लाती हैं उन्हें पढ़ती हूँ। प्रिया बिना किसी दिखावे के बता रही थी, जैसे रोज की बातें हों। ऐसे काम जो आमतौर पर 8 साल के बच्चे नहीं जानते। माँ ने मुझे 5 साल की उम्र में खाना बनाना सिखाया था। शुरू में मैं बहुत जला देती थी, माँ डांटती नहीं थी। बस मुझे गले लगाकर रोती थी। तुम्हारी माँ क्यों रोती थी? क्योंकि उन्हें दुख होता था कि मुझे बड़ों वाले काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन माँ को पैसे कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता था और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कार बांद्रा वर्ली सीलिंग से गुजरी। अरब सागर धूप में चमक रहा था। प्रिया ने पानी की ओर इशारा किया। मेरी माँ को इस पुल पर खड़ा होना बहुत पसंद है। रविवार की शाम जब माँ ठीक होती थी तो मुझे घुमाने ले जाती थी। लहरों की आवाज सुनते, जहाजों को आते जाते देखते। अब तुम्हारी माँ बीमार है, क्या तुम्हें दुख होता है? बहुत दुख होता है अंकल, लेकिन मैं माँ के सामने नहीं रोती। मैं तब रोती हूँ जब माँ सो जाती हैं, ताकि उन्हें चिंता ना हो। आंसू फिर छलक पड़े, लेकिन प्रिया ने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। और विक्रम को देखकर मुस्कुराई। लेकिन अब आप आ गए हैं, मुझे विश्वास है कि माँ ठीक हो जाएंगी, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। कार शहर के अस्पताल के गेट के सामने रुकी। पुरानी पीले रंग की इमारत। मरीज और उनके रिश्तेदार भीड़ में आ जा रहे थे। प्रिया विक्रम को अंदर ले गई। मेरी माँ रेस्पिरेटरी वार्ड में है, 3री मंजिल, बेड नंबर 12। लिफ्ट पुरानी थी। चलते समय खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। कीटाणुनाशक की तेज गंध थी। विक्रम को अस्पताल का माहौल पसंद नहीं था। जब से पत्नी और बेटी की मौत हुई थी, वो इन जगहों से बचते थे। लिफ्ट से बाहर निकलकर एक लंबा गलियारा था, जिसमें बिस्तरों की 2 कतारें थीं। मरीज एक दूसरे से सटे हुए लेटे थे। खांसी और कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। प्रिया ने विक्रम का हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया। ये रहा अंकल। मेरी माँ यहाँ है। बेड नंबर 12 गलियारे के कोने में था। 32 साल की अंजलि बिस्तर के सिरहाने पर झुकी हुई लेटी थी। लंबे भूरे बाल बड़े करीने से बंधे थे। चेहरा दुबला था, लेकिन फिर भी सुंदर। आंखें प्रिया की तरह बड़ी लेकिन गहरी थीं। वो कागजों का एक बंडल पढ़ रही थी। अचानक उसे खांसी आई। उसने मुंह पर एक टिश्यू लगाया, जिसमें खून का लाल धब्बा था। प्रिया को एक अजनबी के साथ आते देख अंजलि ने जल्दी से दस्तावेज छिपाए, मुंह साफ किया और उठने की कोशिश की। प्रिया, तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आवाज धीमी और खुरदरी थी। उसने संदेह भरी नजरों से विक्रम को देखा। ये कौन है बेटा? प्रिया विक्रम को बिस्तर के पास ले आई।
ये वही चेयरमैन अंकल हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, विक्रम सिंह अंकल। वो माँ से मिलने आए हैं। अंजलि हैरान रह गई, सीधे बैठने की कोशिश की। अपने बालों को ठीक किया। नमस्ते सर, मुझे नहीं लगा था कि आप यहां आएंगे। विक्रम ने अंजलि को देखा। उसकी सादगी भरी सुंदरता से स्तब्ध रह गए। लेकिन जिस चीज ने उन्हें ज्यादा प्रभावित किया वो थी उसकी आंखें, जिनमें कोई विनती नहीं थी, कोई याचना नहीं थी, केवल गरिमा और आत्मसम्मान था। मैंने आपका बायोडेटा देखा, बहुत प्रभावशाली है। मैं आपसे सीधे मिलना चाहता था। अंजलि ने सिर हिलाया। वही दस्तावेज निकाला जो उसने अभी छिपाया था। मैं आपकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट का अध्ययन कर रही थी। भले ही मैं अभी काम नहीं कर रही हूं, मैं स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहती हूं। उसने दस्तावेज विक्रम को दिए। कागज पर पेंसिल से बहुत सारे नोट्स थे। हर आंकड़े का विस्तृत विश्लेषण और व्यापार रणनीति पर तीखी टिप्पणियां थीं। विक्रम ने सरसरी नजर डाली। जितना पढ़ते गए उतने ही हैरान होते गए। ये विश्लेषण कंपनी के कर्मचारियों की रिपोर्ट से भी ज्यादा सटीक था। आपने ये कब किया? बायोडेटा जमा करने के बाद से मैं इंटरव्यू का मौका मिलने पर अच्छी तरह से तैयार रहना चाहती थी। अंजलि को खांसी आई। उसने फिर मुंह ढका, लेकिन कहने की कोशिश करती रही। मैं जानती हूं कि मेरी स्थिति दूसरों से ज्यादा मुश्किल है। सिंगल मदर, छोटा बच्चा और कमजोर स्वास्थ्य। इसलिए मुझे मौका पाने के लिए 2 गुना अच्छा होना होगा। विक्रम ने उसे खून खांसते हुए भी काम की चिंता करते देखा। उन्हें एक अटूट इच्छा शक्ति दिखाई दी और उनके मन में सम्मान की भावना जागी। मैं आपके अस्पताल और दवाओं का खर्च उठाना चाहता हूं, मैं सब संभाल लूंगा। अंजलि ने दृढ़ता से सिर हिलाया। धन्यवाद सर, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। मैं किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहती। ये दान नहीं, निवेश है। मैं आपकी प्रतिभा देख रही हूं। चाहे जो भी हो, मैं बिना काम किए पैसे नहीं ले सकती। आवाज में दृढ़ता थी, कोई हिचकिचाहट नहीं। विक्रम को हर शब्द में आत्मसम्मान महसूस हुआ। प्रिया को लगा कि मौका हाथ से निकल जाएगा। वो आगे बढ़ी और माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अंकल बहुत अच्छे हैं। वो सच में हमारी मदद करना चाहते हैं। मान जाओ ना। अंजलि ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में बिनती देखी। उसका दिल दुख से भर गया। वो जानती थी कि उसकी बेटी ने बहुत कुछ सहा है। बेटा, मैं किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहती। हमें आत्मनिर्भर होना होगा। लेकिन माँ, आप बहुत बीमार हैं। मुझे आपको खोने से बहुत डर लगता है। आवाज भर्रा गई, आंसू फिर बहने लगे। अंजलि ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। दिल कट रहा था। तभी डॉक्टर वर्मा अंदर आए। 50 साल के, गंभीर चेहरे वाले, हाथ में मेडिकल फाइल थी। अंजलि जी, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? डॉक्टर ने विक्रम को देखा। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं एक दोस्त हूं, मिलने आया हूं। अंजलि जी की हालत ठीक नहीं है। एक्यूट निमोनिया है। फेफड़ों से तरल पदार्थ साफ करने के लिए तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। अंजलि और प्रिया दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर ने आगे कहा, ऑपरेशन और बाद के इलाज का खर्च लगभग 10 लाख रुपए आएगा। दवाओं और विशेष देखभाल का खर्च अलग है। ये संख्या बिजली की तरह गिरी। अंजलि स्तब्ध रह गई। प्रिया ने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया और कांपने लगी। डॉक्टर साहब, हमारा परिवार मुश्किल में है। क्या खर्च कम हो सकता है? माफ कीजिए, ये न्यूनतम खर्च है। अगर इस हफ्ते ऑपरेशन नहीं हुआ तो स्थिति जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर ये कहकर चले गए। माँ बेटी को निराशा में छोड़ गए। अंजलि प्रिया को गले लगाकर रोने लगी। वो जानती थी कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा सकती। बेटा, शायद मुझे गांव वापस जाना होगा। गांव के डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। नहीं माँ, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। प्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। विक्रम ये सब देख रहे थे। उनका दिल अवर्णनीय पीड़ा से भर गया। आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन का खर्च मैं देख लूंगा। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। अपनी बेटी के बारे में सोचिए। उसे मां की जरूरत है। विक्रम बाहर गए और सहायक मीरा को फोन किया। मीरा, तुरंत अस्पताल के वित्त विभाग से संपर्क करो और रेस्पिरेटरी वार्ड के बेड नंबर 12 की मरीज अंजलि शर्मा के सारे खर्चों का भुगतान कर दो। क्या आप निश्चित हैं सर? रकम काफी बड़ी है। मैं निश्चित हूं। तुरंत करो। फोन काटकर विक्रम कमरे में वापस आए। अंजलि अभी भी अपनी बेटी को गले लगाकर रो रही थी। सब कुछ हो गया है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। आपने क्या किया? मैंने अस्पताल का बिल चुका दिया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंजलि हैरान रह गई, उठने की कोशिश की। आप ऐसा नहीं कर सकते।
रकम बहुत बड़ी है, मेरे लिए बड़ी नहीं है। जरूरी ये है कि आप स्वस्थ हों ताकि आप काम कर सकें। प्रिया उछल कर विक्रम से लिपट गई। धन्यवाद अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि ने विक्रम को देखा, आंसू बह रहे थे। इतने सालों में पहली बार किसी ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। एहसान की बात मत कीजिए, ये एक निवेश है। ठीक होने के बाद आप मेरी कंपनी के लिए काम करेंगी और अपनी मेहनत से ये पैसा चुकाएंगी, विक्रम ने धीरे से कहा, जिससे अंजलि का आत्मसम्मान बना रहे। तो मैं वादा करती हूं कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक नर्स अंजलि को ऑपरेशन थिएटर ले जाने की तैयारी करने आई। प्रिया अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहती थी। अंकल, क्या आप मेरे साथ रुकेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम ने सिर हिलाया। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग चेयर पर प्रिया के बगल में बैठ गए। बच्ची उनकी गोद में सिमट गई, जैसे कभी रिया सिमटती थी। अंकल, मेरी मां मर तो नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मां ठीक हो जाएंगी। मां के ठीक होने के बाद आप हमें छोड़ तो नहीं देंगे? सवाल मासूम था, लेकिन उसमें छोड़े जाने का डर छिपा था। विक्रम ने बच्ची को कसकर गले लगा लिया। कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। विक्रम और प्रिया इंतजार करते रहे। बच्ची उनकी गोद में सो गई। विक्रम ने उसके शांत चेहरे को देखा। उन्हें अपने दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। डॉक्टर ने आकर बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। अंजलि को 1 हफ्ते आराम करना होगा, फिर वो डिस्चार्ज हो सकती हैं। अगले कुछ दिनों तक विक्रम हर शाम मिलने आते, पौष्टिक भोजन, ताज़े फल और प्रिया के लिए किताबें लाते। अंजलि धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसकी त्वचा में गुलाबीपन लौट आया, खांसी कम हो गई और वो मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर रही थी। आप रोज यहाँ आते हैं, क्या कंपनी में काम नहीं है? मैं चेयरमैन हूं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। विक्रम ने मजाक किया, लेकिन असल में वो प्रिया और उसकी मां से मिलने आते थे। उनके साथ रहकर उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। आप दुनिया के सबसे अच्छे अंकल हैं। प्रिया विक्रम की गोद में बैठी थी, उनके गले में हाथ डाले हुए। अब वो उन्हें चेयरमैन अंकल की बजाय अच्छे अंकल कहती थी। क्या आपके बच्चे हैं? थे, लेकिन वे मर गए। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, अब तुम हो ना? विक्रम ने प्रिया के बालों में हाथ फेरा। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपनी बेटी वापस मिल गई हो। 2 हफ्ते बाद अंजलि अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। विक्रम माँ बेटी को अंधेरी में उनके घर छोड़ने गए। एक छोटा सा 2 बेडरूम का अपार्टमेंट। सामान पुराना था लेकिन साफ सुथरा। आप 1 हफ्ता और आराम कीजिए, पूरी तरह से ठीक हो जाइए, फिर कंपनी में औपचारिक इंटरव्यू के लिए आइएगा। धन्यवाद सर, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। विक्रम अपनी कार में कंपनी वापस चले गए। उनका मन हल्का था, ये जानते हुए कि उन्होंने सही किया है। जैसे ही वो दफ्तर में घुसे, सहायक मीरा दौड़कर आई। चेयरमैन सर, किसी ने भर्ती में पक्षपात का आरोप लगाया है। विक्रम रुक गए, अपना कोट उतारकर हैंगर पे टांग दिया। किसने आरोप लगाया है? क्या आरोप है? किसी कर्मचारी ने कंपनी की हॉटलाइन पर फोन करके कहा कि आपने बिना प्रक्रिया के किसी को नौकरी दी है, व्यक्तिगत भावनाओं के कारण पक्षपात किया है। उन्होंने क्या कहा? कहा कि आपने अंजलि शर्मा को उसकी बेटी पर तरस खाकर नौकरी दी, योग्यता के कारण नहीं। विक्रम ने भौएं सिकोड़ी। अपनी कुर्सी पर बैठ गए। किसने फोन किया? नाम नहीं बताया, लेकिन आवाज एचआर डिपार्टमेंट की रश्मि वर्मा जैसी लग रही थी। रश्मि वर्मा 40 साल की एचआर डायरेक्टर, कंपनी में 10 साल से काम कर रही थी। विक्रम ने उन्हें कई बार बिना किसी ठोस कारण के उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए टोका था। मैं इसे संभाल लूंगा, तुम अगले हफ्ते अंजलि शर्मा के इंटरव्यू के लिए फाइल तैयार करो। 1 हफ्ते बाद अंजलि पूरी तरह से स्वस्थ होकर सुबह 8 बजे समृद्धि ग्रुप पहुंची। उसने सफेद शर्ट, काली पैंट पहनी थी, बाल बड़े करीने से बंधे थे और हाथ में वही पुराना चमड़े का बैग था। रिसेप्शनिस्ट नेहा ने उसे पहचान लिया। आप आज इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी, मेरी एचआर डिपार्टमेंट में 8:30 बजे अपॉइंटमेंट है। नेहा ने 15वीं मंजिल पर फोन किया। एचआर डिपार्टमेंट, रश्मि मैम। अंजलि शर्मा आ गई हैं, ठंडी आवाज में जवाब आया। उसे 15वीं मंजिल पर मीटिंग रूम में भेज दो। अंजलि लिफ्ट में चढ़ी।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये एकमात्र मौका है और वो इसे खो नहीं सकती। 15वीं मंजिल, मीटिंग रूम बी। रश्मि वर्मा मेज के बीच में बैठी थी। उनके बगल में 2 और कर्मचारी थे। चेहरे पर गंभीरता थी, कोई मुस्कान नहीं। बैठिए। अंजलि सामने बैठ गई। बैग मेज पर रख दिया। मैं रश्मि वर्मा, एचआर डायरेक्टर हूं। ये फाइनेंशियल एनालिस्ट के पद के लिए औपचारिक इंटरव्यू है। आवाज रूखी थी, आंखें अंजलि को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई दुश्मन हो। मैं जानती हूं कि आपके चेयरमैन के साथ विशेष संबंध है, लेकिन यहां मैं फैसला करती हूं। आपको अपनी वास्तविक क्षमता साबित करनी होगी। अंजलि ने बिना घबराए सिर हिलाया। मैं समझती हूं। मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं। रश्मि ने कागजों का एक मोटा बंडल आगे बढ़ाया। ये एक वास्तविक प्रोजेक्ट है। कंपनी एक कोरियाई साझेदार के साथ अनुबंध पर बातचीत कर रही है। मूल्य 200 करोड़ रुपए है। आपको वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करना होगा और 2 हफ्तों में एक इष्टतम समाधान देना होगा। अंजलि ने दस्तावेज पलटे। उसने देखा कि यह बहुत जटिल था। कई चर थे जिनकी गणना करना मुश्किल था। ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। आमतौर पर नए कर्मचारियों को आसान काम दिया जाता है, एक कर्मचारी ने धीरे से कहा। रश्मि ने उसे घूर कर चुप करा दिया। अंजलि जी को कंपनी में विशेष रूप से लाया गया है, इसलिए उन्हें विशेष काम करना होगा। ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। अंजलि मतलब समझ गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये काम स्वीकार करती हूं और इसे समय पर पूरा करूंगी। ठीक है, आपका कार्यस्थल 12वीं मंजिल पर। डेस्क नंबर 35 है। अंजलि 12वीं मंजिल पर गई। एक बड़ा कमरा जिसमें दर्जनों डेस्क थीं। कर्मचारियों ने कदमों की आहट सुनी, ऊपर देखा और फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये वही है जिसे चेयरमैन ने लाया है। सुना है उसकी बेटी ने आकर विनती की थी। सिंगल मदर को नौकरी मिल गई। अजीब है। अंजलि ने सब कुछ सुना, लेकिन अनजान बनी रही। डेस्क नंबर 35 पर बैठकर उसने दस्तावेज खोले और काम करना शुरू कर दिया। बगल की डेस्क पर 28 साल की पूजा थी, जो हाल ही में ग्रेजुएट हुई थी। नमस्ते दीदी, मैं पूजा हूं, यहां 3 महीने से काम कर रही हूं। नमस्ते पूजा, मैं अंजलि हूं, आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? अंजलि ने पूजा को दस्तावेज दिखाए। पूजा हैरान रह गई। हे भगवान, ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। उस डेस्क पर बैठे मनीष भैया को इसे पूरा करने में आधा साल लग गया था। और आपको इसे 2 हफ्तों में करना है? ऐसा क्यों? क्या वे आप पर दबाव डाल रही हैं? अंजलि ने जवाब नहीं दिया। वो दस्तावेजों का अध्ययन करती रही। शुरुआती दिन मुश्किल थे। सहकर्मी संपर्क से बचते थे। केवल पूजा कभी कभी मदद करती थी। रश्मि वर्मा अक्सर जांच करने आती थीं और नुक्स निकालने की कोशिश करती थीं। आपका काम कहाँ तक पहुंचा? मैं साझेदार की वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही हूं। गति बहुत धीमी है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, रश्मि ये कहकर चली गईं। अंजलि को चिंता में छोड़ गईं। मंगलवार की दोपहर अंजलि ध्यान से काम कर रही थी। कमरे के दरवाजे पर एक बच्चे की आवाज गूंजी। माँ, मैं आपसे मिलने आई हूं। प्रिया दौड़कर अंदर आई। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बस्ता, चेहरा खिला हुआ। पूरा कमरा काम करना बंद कर अंजलि को गले लगाने दौड़ती 8 साल की बच्ची को देखने लगा। तुम यहां कैसे? स्कूल जल्दी खत्म हो गया। मैं देखना चाहती थी कि माँ कैसे काम करती हैं। प्रिया ने कमरे के चारों ओर देखा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। माँ, आप यहां बैठती हैं? ये जगह बहुत सुंदर है। फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। ये छोटी बच्ची उसकी बेटी है, 8 साल की है और अकेले घूम रही है। कितना खतरनाक है। शायद कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसीलिए साथ ले आई। अंजलि ने सुना, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और फुसफुसाया। बेटा, घर जाओ, माँ काम कर रही हैं। मैं यहां चुपचाप बैठूंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी। प्रिया माँ की मेज के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। अपनी कॉपी निकालकर होमवर्क करने लगी। कोई शोर नहीं मचाया। रश्मि वर्मा प्रकट हुई। चेहरा तमतमाया हुआ था। ये ऑफिस है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं। माफ कीजिए, मेरी बेटी का स्कूल जल्दी खत्म हो गया। मैं उसे तुरंत घर छोड़ाऊंगी। अगली बार अपनी बेटी को यहां मत लाना। काम पर असर पड़ता है। अंजलि ने सिर हिलाया। प्रिया को बाहर ले गई। शाम को घर लौटकर प्रिया उदास थी। माँ, सब लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है कि वे तुम्हें पसंद नहीं करते, बस काम की जगह बच्चों के लिए नहीं होती। मैंने देखा है कि दूसरे अंकल अपने बच्चों को दूसरी कंपनियों में खेलने लाते हैं।
अंजलि ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसका दिल दुख से भर गया। वो जानती थी कि उसकी बेटी बस उसके करीब रहना चाहती है। अगली सुबह विक्रम ने सभी कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई। 5वीं मंजिल के बड़े हॉल में 200 लोग शामिल हुए। मैं एक नई नीति की घोषणा करना चाहता हूं, जिसे परिवार ही ताकत है कहा जाता है। फुसफुसाहट की आवाज गूंजने लगी। विक्रम ने आगे कहा, आज से जिन कर्मचारियों के 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें लचीले काम के घंटे मिलेंगे। वे अपने बच्चों को लेने के लिए 1 घंटा जल्दी जा सकते हैं या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए 1 घंटा देर से आ सकते हैं। कुछ छोटे बच्चों वाले कर्मचारी खुश हो गए, लेकिन कई दूसरे नाराज थे। इसके अलावा हम दूसरी मंजिल पर एक क्रेच खोलेंगे। कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को ला सकते हैं, जहां एक टीचर उनकी देखभाल करेंगी। रश्मि वर्मा खड़ी होकर बोली, चेयरमैन सर, ये नीति काम की दक्षता को प्रभावित कर सकती है। कर्मचारी इसका दुरुपयोग करेंगे। मुझे अपने लोगों पर विश्वास है। जब परिवार खुश होता है तो वे ज्यादा कुशलता से काम करते हैं। अशोक खन्ना, 60 साल, पूर्व सीईओ जो अब सलाहकार थे, ने असहमति में सिर हिलाया। विक्रम, तुम कंपनी की संस्कृति को बिगाड़ रहे हो। कार्यस्थल पर सख्त अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन का मतलब अमानवीय होना नहीं है। हमें काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अशोक खन्ना खड़े हो गए, चेहरा लाल, आवाज ऊंची हो गई। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? कर्मचारियों को मनमाने ढंग से काम करने देना, बच्चों को ऑफिस में लाना, ये एक कॉरपोरेशन है या क्रैच? कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने सहमति में सिर हिलाया। रश्मि ने आग में घी डाला। मैं भी मिस्टर खन्ना की तरह चिंतित हूं। ये नीति एक बुरी मिसाल कायम करेगी। कर्मचारी इसका दुरुपयोग करेंगे और काम की दक्षता में गिरावट आएगी। राजेश गुप्ता, सीएफओ, कॉलेज के दिनों से विक्रम के दोस्त, खड़े होकर बोले, मैं चेयरमैन के फैसले का समर्थन करता हूं। कई अध्ययनों से पता चला है कि जो कर्मचारी अपने परिवार से संतुष्ट होते हैं, वे बेहतर काम करते हैं। विदेशी अध्ययन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। अशोक खन्ना ने तुरंत खंडन किया। उनकी आंखें विक्रम को चुनौती दे रही थीं। तुम व्यक्तिगत भावनाओं को प्रबंधन के फैसलों पर हावी होने दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें अंजलि और उसकी बेटी पर तरस आता है। ये वाक्य विक्रम के मुंह पर एक तमाचे की तरह था। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। ये फैसला तर्क पर आधारित है। भावनाओं पर नहीं। हम इसे 3 महीने के लिए आजमाएंगे और फिर परिणामों का मूल्यांकन करेंगे। विक्रम ने शांति से कहा, लेकिन अंदर से वो परेशान थे। बैठक समाप्त हुई। 2 हफ्तों बाद अंजलि ने कोरियाई साझेदार के विश्लेषण का प्रोजेक्ट पूरा किया। 100 पन्नों की एक मोटी रिपोर्ट, जिसमें हर जोखिम का विस्तृत विश्लेषण और ठोस समाधान दिए गए थे। रश्मि ने रिपोर्ट ली, सरसरी तौर पर पढ़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपने इसे बहुत जल्दी कर लिया। जरूर लापरवाही की होगी। मैंने इसे अच्छी तरह से जांच लिया है। सभी आंकड़े सही हैं। अंजलि को विश्वास था कि उसने अच्छा काम किया है। रश्मि ने रिपोर्ट को एक बाहरी सलाहकार को जांचने के लिए दिया, इस उम्मीद में कि कोई गलती मिल जाएगी, लेकिन परिणाम ने उसे स्तब्ध कर दिया। ये रिपोर्ट उत्कृष्ट थी, विश्लेषण गहरा था और सुझाव तर्कसंगत थे। ये किसने किया है? एक नई कर्मचारी ने, जिसे 2 हफ्ते भी नहीं हुए। सच में प्रतिभाशाली है। आपकी कंपनी भाग्यशाली है कि उसे ऐसा कोई मिला। रश्मि गुस्से में थी, लेकिन उसे रिपोर्ट विक्रम को देनी पड़ी। विक्रम ने रिपोर्ट पढ़ी। जितना पढ़ते गए उतने ही हैरान होते गए। अंजलि ने ना केवल सही विश्लेषण किया था, बल्कि अनुबंध में 2 करोड़ रुपए बचाने का एक तरीका भी खोज निकाला था। शानदार! ये अब तक की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली रिपोर्ट है जो मैंने देखी है। विक्रम ने अंजलि को अपने दफ्तर में बुलाया, सीधे उसकी प्रशंसा की। आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा। धन्यवाद सर, मैंने बस अपनी पूरी क्षमता से काम किया। आज से आपको फाइनेंशियल एनालिसिस टीम का प्रमुख बनाया जाता है। वेतन 2 गुना कर दिया जाएगा। अंजलि खुशी से रो पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अवसर इतनी जल्दी आएगा। धन्यवाद सर, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। पदोन्नति की खबर कंपनी में तेजी से फैल गई। कर्मचारी 2 गुटों में बंट गए। एक गुट ने योग्यता की प्रशंसा की, दूसरे ने कहा कि उसे पक्षपात मिला है। रश्मि ने गुस्से में अशोक खन्ना को फोन किया। मिस्टर खन्ना, विक्रम ने अंजलि को सिर्फ 2 हफ्ते के काम के बाद पदोन्नत कर दिया। ऐसा क्यों? कोई कारण है? उसने एक प्रोजेक्ट अच्छा किया।
लेकिन इतनी जल्दी पदोन्नति देना दूसरे कर्मचारियों के साथ अन्याय है। विक्रम नियंत्रण खो रहा है। वो भावनाओं को फैसलों पर हावी होने दे रहा है। हमें कुछ करना होगा, अशोक खन्ना ने एक भयावह लहजे में कहा। रश्मि मतलब समझ गई। आपकी क्या योजना है? मैं एक तरीका सोचूंगा। हम उसे कंपनी को बर्बाद नहीं करने दे सकते। कॉल समाप्त हुई। रश्मि ठंड से मुस्कुराई, ये जानते हुए कि उसके पास एक शक्तिशाली सहयोगी है। अगले हफ्ते प्रिया अपनी मां से मिलने नए खुले क्रैच में आई, जो इमारत की दूसरी मंजिल पर था। कमरा बड़ा था और खिलौनों से भरा था। लैन नाम की एक युवा टीचर देखभाल कर रही थी। तुम्हें ये कमरा पसंद आया? अंजलि अपनी बेटी को दिखाने ले गई। बहुत पसंद आया माँ, यहाँ बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। प्रिया किताबों की अलमारी की ओर भागी, एक कॉमिक बुक लेकर पढ़ने लगी। अंजलि अपने काम पर लौट गई। प्रिया दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगी। टीचर लैन बहुत प्यार करने वाली थी। वो ध्यान से निर्देश दे रही थी। देर शाम अंजलि अपनी बेटी को लेने आई। उसने देखा कि प्रिया कमरे के कोने में रो रही है। क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें दुखी किया? मैंने किसी आंटी को माँ के बारे में बुरा कहते सुना। कह रही थी कि माँ को पक्षपात मिलता है और उन्हें किसी का सहारा है, प्रिया ने सिसकते हुए बताया। अंजलि ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। तुमने ये किससे सुना? मुझे नहीं पता। लेकिन वे गलियारे में बात कर रही थी और मैंने सुन लिया। अंजलि ने एक लंबी सांस ली, ये जानते हुए कि बुरी अफवाहें फैल रही हैं। दुखी मत हो बेटा, माँ अपनी मेहनत से काम करती हैं, इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग माँ के बारे में बुरा कहते हैं। जब कोई अच्छा करता है तो कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, ये सामान्य बात है। अंजलि अपनी बेटी को घर ले गई। रास्ते में उसे कार्यस्थल पर ईर्ष्या के बारे में समझाया। माँ, तो क्या मुझे अब कंपनी में नहीं आना चाहिए ताकि कोई कुछ न कहे? नहीं, तुम्हें अपनी माँ से मिलने का अधिकार है। चेयरमैन अंकल की नीति इसकी अनुमति देती है, लेकिन मुझे डर है कि मैं माँ के लिए मुश्किलें खड़ी करूंगी। अंजलि ने अपनी बेटी को देखा। उसमें एक असामयिक परिपक्वता देखी जो 8 साल की उम्र के लिए उपयुक्त नहीं थी। चिंता मत करो बेटा, माँ अपनी योग्यता से साबित कर देंगी कि वो इसके लायक हैं। घर पहुंचकर अंजलि ने अपनी बेटी के लिए खाना बनाया। मन में चिंता थी, ये जानते हुए कि आने वाला समय और भी मुश्किल होगा। उस रात रश्मि वर्मा अपने निजी दफ्तर में बैठी थीं। फोन निकाला और एक जाने माने पत्रकार का नंबर मिलाया। नमस्ते मिहिर, मेरे पास समृद्धि ग्रुप के बारे में एक सनसनीखेज खबर है। मिहिर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्थिक पत्रकार, 35 साल का, जो कॉरपोरेट विश्लेषण पर लेख लिखने में माहिर था और विशेष रूप से बड़े निगमों के घोटालों में रुचि रखता था। क्या दिलचस्प खबर है रश्मि जी। चेयरमैन विक्रम सिंह भर्ती में पक्षपात कर रहे हैं, व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर लोगों को नौकरी दे रहे हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। मिहिर सीधा होकर बैठ गया। सनसनीखेज खबर की गंध ने उसके पत्रकारिता के इंस्टिंक्ट्स को जगा दिया। क्या आपके पास सबूत है? हाँ, उन्होंने एक सिंगल मदर को उसकी 8 साल की बेटी पर तरस खाकर नौकरी दी और सिर्फ 2 हफ्तों के काम के बाद उसे पदोन्नत भी कर दिया। रश्मि ने प्रिया की विनती करने, अंजलि को विशेष रूप से भर्ती करने और नई परिवार नीति के बारे में विस्तार से बताया। इसका कंपनी पर क्या असर पड़ रहा है? कर्मचारी असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि यह अन्याय है, कंपनी की संस्कृति बिगड़ रही है। मिहिर ने तेजी से नोट्स लिए। उसे लगा कि इस कहानी में दम है। क्या आप दस्तावेज दे सकती हैं? मैं ईमेल से भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम गुप्त रखना। चिंता मत कीजिए, मैं अपने स्रोत की रक्षा करता हूं। कॉल समाप्त हुई। रश्मि संतुष्ट होकर मुस्कुराई और एक ईमेल भेजा जिसमें कंपनी में प्रिया की तस्वीरें, अंजलि की पदोन्नति की रिपोर्ट और कुछ आंतरिक दस्तावेज थे। 3 दिन बाद सोमवार की सुबह फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर एक बड़ी सुर्खी के साथ एक लेख छापा। समृद्धि ग्रुप के चेयरमैन पर एक 8 साल की बच्ची की विनती पर भर्ती में पक्षपात का आरोप। उपसुर्खी, विक्रम सिंह ने सिंगल मदर को कंपनी में लिया, सिर्फ 2 हफ्ते में तेजी से पदोन्नति दी। लेख 3 पन्नों का था, जिसमें प्रिया की मां की मेज के पास खड़ी तस्वीर थी और एक अनाम कर्मचारी का हवाला दिया गया था। चेयरमैन ने वस्तुनिष्ठता खो दी है और भावनाओं को व्यावसायिक फैसलों पर हावी होने दे रहे हैं। ये एक बड़े निगम के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरे कर्मचारी साल भर काम करने के बाद पदोन्नति के लिए विचार किए जाते हैं, जबकि उसे सिर्फ 2 हफ्ते लगे। परिवार नीति सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में ये पक्षपात को वैध बनाने का एक तरीका है।
विक्रम ने सुबह 8 बजे काम पर जाते समय अपनी कार में अखबार पढ़ा। उनका चेहरा पीला पड़ गया, हर पन्ना पलटते हुए हाथ कांप रहे थे। ये जानकारी किसने लीक की? ड्राइवर ने शीशे से देखा, बॉस को गुस्से में पाया। चेयरमैन सर, क्या मैं कार वापस ले चलूं? नहीं, सीधे कंपनी चलो। मर्सिडीज समृद्धि टावर के सामने रुकी। विक्रम नीचे उतरे, देखा कि गेट पर पत्रकारों की भीड़ जमा है। चेयरमैन सिंह, लेख के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? क्या अखबार में दी गई जानकारी सही है? क्या आपको अपने भर्ती के फैसले पर पछतावा है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया, सीधे इमारत में चले गए। पत्रकार पीछे भागे, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। 50वीं मंजिल पर दफ्तर में पहुंचकर सहायक मीरा दौड़कर आई। चेयरमैन सर, फोन लगातार बज रहा है, कई समाचार पत्र इंटरव्यू चाहते हैं। सबको मना कर दो, मैं आज किसी भी प्रेस से नहीं मिलूंगा। तो 10 बजे की बोर्ड मीटिंग कर क्या? विक्रम चौंक गए, उन्हें मीटिंग के बारे में नहीं पता था। किसने बुलाई है? मिस्टर अशोक खन्ना ने। कंपनी की स्थिति पर एक आपातकालीन बैठक है। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठ गए, उनका सिर घूम रहा था। वो जानते थे कि एक तूफान आने वाला है। सुबह 9 बजे शेयर बाजार खुला। समृद्धि ग्रुप का शेयर वीपीजी 850 रुपए पर खुला। तुरंत लाखों शेयर बिक्री के लिए रखे गए। कीमत 800 रुपए और फिर 750 रुपए तक गिर गई। कोई खरीदार नहीं था। राजेश गुप्ता ने फोन करके खबर दी, विक्रम, कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। आधे घंटे में लगभग 10% गिर गए हैं। मुख्य कारण वो लेख है। हाँ, निवेशक कॉर्पोरेट प्रशासन के बारे में चिंतित है। वे बेच रहे हैं। क्या स्थिति खतरनाक है? अगर ये गिरता रहा तो बाजार पूंजीकरण हजारों करोड़ कम हो जाएगा और बैंक अपना कर्ज जल्दी मांग सकते हैं। विक्रम ने फोन काट दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर की कीमत देखने लगे। लाल आंकड़े लगातार नीचे जा रहे थे। बाल पीछे की ओर करीने से संवारे हुए। हम एक गंभीर स्थिति के कारण आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। आज सुबह के लेख ने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। सबने सिर हिलाया। विक्रम चुपचाप बैठे रहे। शेयर 15% गिर गए हैं। निवेशकों का विश्वास उठ गया है। हमें तुरंत एक समाधान की जरूरत है। अशोक खन्ना ने विक्रम को देखा। उनकी आंखों में चुनौती थी। विक्रम, इन आरोपों के बारे में आपकी क्या सफाई है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। भर्ती योग्यता के आधार पर की गई है। अंजलि इस पद के लायक है। लेकिन क्या प्रक्रिया पारदर्शी थी? इतनी जल्दी पदोन्नति क्यों? उसने उत्कृष्ट काम किया, कंपनी के 2 करोड़ रुपए बचाए। एक बोर्ड सदस्य ने कहा, समस्या योग्यता की नहीं, तरीके की है। प्रेस और निवेशक इरादे पर संदेह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित हैं। ये विश्वसनीयता को कम करता है। अशोक खन्ना ने मेज पर हाथ मारा। मेरा प्रस्ताव है कि परिवार नीति को तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाए जब तक कि जनमत शांत न हो जाए। नहीं, ये नीति सही है। मैं इसकी रक्षा करूंगा। विक्रम ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। अशोक खन्ना ठंड से मुस्कुराए। तो आप सभी परिणामों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं। बैठक 2 घंटे तक चली। कोई सहमति नहीं बन पाई। बोर्ड ने शुक्रवार को फिर से बैठक करने का फैसला किया। इस बीच 12वीं मंजिल पर अंजलि अपनी मेज पर बैठी थी। अपने चारों ओर ठंडी नजरें महसूस कर रही थी। सुबह से किसी ने उससे बात नहीं की थी। यहां तक कि पूजा भी संपर्क से बच रही थी। पूजा, क्या हुआ? दीदी, मैं रिपोर्ट बनाने में व्यस्त हूं। पूजा ने अंजलि की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वो अपने कंप्यूटर पर झुक गई। लंच ब्रेक में अंजलि कैंटीन में गई। खाना लेकर बैठने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन हर मेज ने उसे टाल दिया। इस मेज पर कोई और है। हम निजी काम की बात कर रहे हैं। अंजलि को एक कोने में अकेले बैठना पड़ा। उसने चुपचाप खाया। कानों में धीमी आवाजें पड़ रही थीं। उसने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। शेयर उसी की वजह से गिरे हैं। चेयरमैन बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। शाम को घर लौटते समय अंजलि प्रिया को क्रैट से लेने गई। उसने देखा कि उसकी बेटी एक कोने में अकेली बैठी है। आंखें लाल थीं। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ, कंपनी की आंटियां कह रही थीं कि माँ ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया। कह रही थी कि माँ बहुत बुरी है। प्रिया अपनी माँ से लिपट कर सिसकने लगी। मैंने उन्हें कहते सुना कि माँ ने नौकरी पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। क्या मैंने माँ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? अंजलि ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। दिल कट रहा था। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
अंजलि ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। दिल कट रहा था। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। उस रात विक्रम अपने विशाल पेंट हाउस में बैठे थे, जगमगाते शहर को देख रहे थे। हाथ में विस्की का गिलास था, लेकिन पी नहीं रहे थे। फोन लगातार बज रहा था। दोस्तों, प्रेस, निवेशकों के संदेश सब आज सुबह के लेख के बारे में पूछ रहे थे। अंजलि का एक संदेश आया, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं लगा था कि ये कंपनी को इतना प्रभावित करेगा। मैं इस्तीफा दे सकती हूं, विक्रम ने तुरंत जवाब टाइप किया। नहीं, हम इसका सामना एक साथ करेंगे। उन्होंने फोन नीचे रख दिया, उठकर खिड़की से बाहर देखने लगे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प साफ था। आज दोपहर प्रिया के रोने की छवि ने उन्हें रिया की याद दिला दी। उनकी बेटी भी रोती थी जब स्कूल के दोस्त उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उसके पिता काम में व्यस्त रहते थे। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह विक्रम 7 बजे कंपनी पहुंचे। राजेश गुप्ता को अपने दफ्तर में बुलाया। राजेश, मुझे ये पता लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए कि ये जानकारी किसने लीक की। राजेश सामने की कुर्सी पर बैठ गए। चेहरा गंभीर था। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। अखबार में प्रिया की तस्वीर केवल कंपनी के अंदर से ही ली जा सकती थी। तुम्हें किस पर शक है? एचआर डिपार्टमेंट में कोई हो सकता है। वे अंजलि के संपर्क में ज्यादा थे। विक्रम ने सिर हिलाया, राजेश को एक सूची दी। ये उन लोगों की सूची है जिनकी जानकारी तक पहुंच हो सकती है। इसे अच्छी तरह से जांचो। राजेश ने सूची ली, देखा कि रश्मि वर्मा का नाम सबसे ऊपर है। उसने अंजलि को नौकरी देने के फैसले का विरोध किया था। बहुत संभावना है, लेकिन ठोस सबूत चाहिए। हम बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगा सकते। मैं इसे संभाल लूंगा, मेरे पास एक तरीका है। राजेश दफ्तर से निकले, सीधे 14वीं मंजिल पर आईटी विभाग में गए। मुझे कुछ कर्मचारियों के ईमेल और फोन के एक्सेस हिस्ट्री की जांच करनी है। क्या यह संभव है? आईटी प्रमुख 30 साल का, कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। नियमों के अनुसार इसके लिए चेयरमैन की अनुमति की जरूरत होती है। ये चेयरमैन का ही अनुरोध है जानकारी लीक होने के मामले की जांच के लिए। राजेश ने विक्रम के हस्ताक्षर वाला एक प्राधिकरण पत्र दिया। मुझे इन लोगों की पिछले 3 दिनों की गतिविधियां देखनी है। आईटी प्रमुख ने सूची ली और सिस्टम पर जांच शुरू कर दी। राजेश सर, देखिए, रश्मि वर्मा ने एक बाहरी पते पर अटैचमेंट के साथ एक ईमेल भेजा है। पिछले रविवार को राजेश ने स्क्रीन पर देखा। ईमेल mehir.journalist@email.com पे भेजा गया था। ये वही पत्रकार का ईमेल था जिसने लेख लिखा था। निश्चित रूप से यही है। राजेश ने सबूत प्रिंट किए और विक्रम को फोन किया। मुझे मिल गया, रश्मि ही वो है जिसने जानकारी लीक की। तुम्हें यकीन है? पूरी तरह से। ईमेल और अटैचमेंट दोनों हैं। विक्रम ने एक लंबी सांस ली, गुस्से और निराशा दोनों से भरे हुए। 10 साल के काम के बाद उन्होंने उस पर भरोसा किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें धोखा मिलेगा। तुम इसे कैसे संभालोगे? मैं उससे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे और तैयारी करनी होगी। विक्रम ने फोन काट दिया। सहायक मीरा को बुलाया। पिछले महीने के रश्मि के सभी ईमेल, संदेश और कॉल इकट्ठा करो। मैं जानना चाहता हूं कि वो और किससे संपर्क में थी। मैं तुरंत करती हूं। और कुछ चाहिए? रश्मि की कार्यफाइल तैयार करो, उम्मीदवारों की शिकायतें और उसकी गलतियां। मीरा सिर हिलाकर बाहर चली गई। विक्रम कुर्सी पर बैठ गए, जवाबी हमले की योजना बनाने लगे। बुधवार की दोपहर रश्मि वर्मा चेयरमैन के दफ्तर में आई। चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेयरमैन सर, आपने मुझे बुलाया? बैठो रश्मि, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। विक्रम ने अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोली। स्क्रीन रश्मि की ओर घुमा दी। क्या तुम इस ईमेल के बारे में बता सकती हो? रश्मि ने पत्रकार को भेजा गया ईमेल देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी इनकार करने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा ईमेल है। वो ईमेल जो तुमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पत्रकार मिहिर को भेजा था। कंपनी की आंतरिक जानकारी के साथ? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? तो क्या तुम्हें उसके साथ 15 मिनट की लंबी कॉल याद है? विक्रम ने कॉल लॉग का विस्तृत विवरण दिखाया। रश्मि जान गई कि वो अब इनकार नहीं कर सकती। मैं बस कंपनी का भला चाहती थी। भला? कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर, शेयर गिराकर। मुझे लगा कि आप गलत फैसले ले रहे हैं जो कंपनी के भविष्य को प्रभावित करेंगे। रश्मि ने सफाई देने की कोशिश की। विक्रम ने सिर हिलाया। इरादा चाहे जो भी हो, तुमने जो किया वो धोखा है और नियमों का गंभीर उल्लंघन है। आप क्या करने वाले हैं? कल से तुम यहां काम नहीं करोगी।
रश्मि खड़ी हो गई। चेहरा लाल। आप मुझे अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए निकाल रहे हैं? मैं तुम्हें नियमों के उल्लंघन के लिए निकाल रहा हूं, किसी और कारण से नहीं। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं सच को उजागर करना जारी रखूंगी। रश्मि ये कहकर बाहर चली गई, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। विक्रम चुपचाप बैठे रहे, ये जानते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गुरुवार की शाम अशोक खन्ना मुंबई के एक शानदार रेस्टोरेंट में बैठे थे। 3 अन्य बोर्ड सदस्यों से मिल रहे थे। आप लोगों को स्थिति कैसी लग रही है? बहुत खराब। शेयर अभी भी नहीं संभले हैं। निवेशकों का विश्वास उठ गया है। विक्रम बहुत जिद्दी है, बदलने को तैयार नहीं है। अशोक खन्ना ने वाइन का एक घूंट लिया, ठंड से मुस्कुराए। कल मैं चेयरमैन का पद बदलने का प्रस्ताव रखूंगा। क्या आप लोग समर्थन करेंगे? क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? विक्रम अभी भी एक बड़ा शेयरधारक है। लेकिन बहुमत नहीं। अगर हम एकजुट रहें तो हम जरूर जीतेंगे। क्या आपके पास कोई ठोस योजना है? हाँ, मैं कल इसकी घोषणा करूंगा। अशोक खन्ना ने अपना ग्लास उठाया, कंपनी को गलत फैसलों से बचाने के लिए। एक साथ शुक्रवार की सुबह विक्रम निर्णायक बैठक की तैयारी के लिए जल्दी कंपनी पहुंचे। सहायक मीरा ने खबर दी, चेयरमैन सर, एक जरूरी खबर है। मिस्टर अशोक खन्ना ने बोर्ड के सदस्यों से संपर्क किया है और नेतृत्व में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। वो मुझे हटाना चाहता है, ऐसा ही लगता है। मुझे अंदर के एक स्रोत से पता चला। विक्रम ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, सभी दस्तावेज तैयार रखो। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। सुबह 9 बजे बोर्ड मीटिंग रूम, 12 सदस्य जमा थे। माहौल तनावपूर्ण था। अशोक खन्ना सीधे बैठे थे, एक विजेता की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए। आज हम कंपनी के भविष्य का फैसला करेंगे। मेरे पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। बैठक के बीच में विक्रम खड़े हो गए। इससे पहले कि आप लोग कोई फैसला करें, मैं कुछ घोषित करना चाहता हूं। कमरे में सब लोग विक्रम की ओर देखने लगे। अशोक खन्ना ने नाराजगी से भौं से कोड़ी। विक्रम, हम मेरे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ये कहना जरूरी है ताकि फैसला करने से पहले आपके पास पूरी जानकारी हो। विक्रम ने प्रोजेक्टर चालू किया। एक ईमेल की छवि बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। ये रश्मि वर्मा का फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पत्रकार मिहिर को भेजा गया ईमेल है। समय पिछले रविवार का है। कमरे में फुसफुसाहट होने लगी। रश्मि एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस ईमेल में कंपनी की आंतरिक जानकारी, ऑफिस में प्रिया की तस्वीरें और अंजलि की पदोन्नति की रिपोर्ट है। विक्रम ने अगली स्लाइड पर क्लिक किया। कॉल लॉग का विस्तृत विवरण। ये रश्मि और पत्रकार के बीच की कॉल हिस्ट्री है। ईमेल भेजने के उसी दिन 15 मिनट तक चली। सब लोग रश्मि को देखने लगे। वो कांपते हुए खड़ी हुई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझा सकती हूं। समझाओ। तुमने आंतरिक जानकारी प्रेस को क्यों लीक की? विक्रम ने सीधे रश्मि की आंखों में देखा। आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं बस कंपनी का भला चाहती थी। मुझे लगा कि आप गलत फैसले ले रहे हैं। कंपनी का भला? शेयर गिराकर, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर? मुझे नहीं लगा था कि ये इतना गंभीर हो जाएगा। रश्मि ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर आवाज किसी को मना नहीं पाई। क्या तुम जानती हो कि ये व्यवहार गोपनीयता नीति का उल्लंघन है और इस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है? एक बोर्ड सदस्य ने कहा। रश्मि घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में माफ कर दीजिए। मेरा इरादा कंपनी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। माफी से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आज से तुम यहां काम नहीं करोगी। विक्रम ने बर्खास्तगी के फैसले की घोषणा की। रश्मि सिसकने लगी। आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने यहां 10 साल काम किया है। क्योंकि तुमने 10 साल काम किया है, इसलिए ये धोखा और भी गंभीर है। रश्मि ने समर्थन के लिए चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो रोते हुए बाहर चली गई। अशोक खन्ना चुपचाप बैठे रहे। उनकी योजना विफल हो गई, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। भले ही रश्मि गलत थी, ये मूल समस्या को नहीं बदलता। विक्रम ने भर्ती में पक्षपात किया है। मैंने योग्यता के आधार पर भर्ती की है। पक्षपात नहीं तो सिर्फ 2 हफ्तों में इतनी जल्दी पदोन्नति क्यों? विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने स्लाइड बदली। मैं अंजलि को अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि आप लोग पदोन्नति का कारण देख सके। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। अंजलि अंदर आई, गहरे नीले रंग का सूट पहने, बाल ऊंचे बंधे, हाथ में लैपटॉप और दस्तावेज। नमस्ते आप सभी को, मैं अंजलि शर्मा हूं। अंजलि ने विनम्रता से सिर झुकाया।
वो डरी हुई या घबराई हुई नहीं लग रही थी। मुझे कोरियाई साझेदार के साथ सहयोग के प्रोजेक्ट का विश्लेषण करने का काम दिया गया था। मूल्य 200 करोड़ रुपए, समय 2 हफ्ते। उसने अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से जोड़ा। रिपोर्ट स्क्रीन पर दिखाई दी। गहन विश्लेषण के बाद मैंने पाया कि साझेदार कुछ वित्तीय जोखिमों को छिपा रहा है, विशेष रूप से अघोषित खराब ऋण। अगली स्लाइड में विस्तृत चार्ट दिखाई दिए। आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए थे। मेरा प्रस्ताव है कि जोखिम को कम करने के लिए अनुबंध का मूल्य 200 करोड़ से घटाकर 140 करोड़ कर दिया जाए। इसका कंपनी के लिए क्या मतलब है? एक बोर्ड सदस्य ने पूछा। 60 करोड़ रुपए की लागत बचत और भविष्य में घाटे के जोखिम से बचाव। आश्चर्य की फुसफुसाहट गूंजने लगी। बचत की राशि बहुत बड़ी थी। ये भी पाया कि साझेदार की योजना अनुबंध को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने की है। ये प्रारंभिक समझौते का उल्लंघन है। अंजलि ने कई और महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए। हर बिंदु के लिए ठोस सबूत थे। इस विश्लेषण के आधार पर मेरा प्रस्ताव है कि अनुबंध पर फिर से बातचीत की जाए या एक अधिक विश्वसनीय साझेदार की तलाश की जाए। अशोक खन्ना ने यह सुनकर जान लिया कि वो अंजलि की योग्यता को नकार नहीं सकते। रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ये इस तथ्य को नहीं बदलती कि भर्ती प्रक्रिया में समस्या थी। आपके अनुसार सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? विक्रम ने पलटकर पूछा। कई दौर के इंटरव्यू होने चाहिए। व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अंजलि का इंटरव्यू लिया और उसका गहन मूल्यांकन किया। भर्ती का फैसला योग्यता के आधार पर किया। अंजलि खड़ी हुई और बोलने की अनुमति मांगी। मैं उस परिवार नीति के बारे में कुछ कहना चाहती हूं जिस पर सब लोग बहस कर रहे हैं। उसने एक नई स्लाइड पर स्विच किया जिसमें तुलनात्मक चार्ट थे। मैंने पिछले हफ्ते कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया। परिणाम बताते हैं कि परिवार नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कैसा सकारात्मक प्रभाव? छोटे बच्चों वाले कर्मचारियों का तनाव कम हुआ है, काम करने की प्रेरणा बढ़ी है और उत्पादकता 12% बढ़ी है। क्या यह आंकड़ा सही है? मेरे पास विशिष्ट सर्वेक्षण और पिछले महीने के आंकड़ों के साथ तुलना है। अंजलि ने सांख्यिकीय सबूत पेश किए जो दिखाते थे कि नीति वास्तव में प्रभावी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों वाले कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 30% कम हो गई, जिससे कंपनी को भर्ती और प्रशिक्षण की लागत बचाने में मदद मिली। कुछ बोर्ड सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। तर्क में दम था। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग ने इसी तरह की नीतियां अपनाई हैं और परिणाम सकारात्मक रहे हैं। अशोक खन्ना को लगा कि वो हार रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत हमला करने का फैसला किया, भले ही रिपोर्ट अच्छी हो। विक्रम का भावनाओं को फैसलों पर हावी होने देना अस्वीकार्य है। आप कह रहे हैं कि मेरी अंजलि के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। हर कोई देख सकता है कि आप उसकी माँ बेटी की विशेष देखभाल करते हैं। मैं सभी जरूरतमंद कर्मचारियों की देखभाल करता हूं, लेकिन किसी को भी आपने अस्पताल नहीं पहुंचाया, बिल नहीं चुकाया, इतनी देखभाल नहीं की। अशोक खन्ना ने विक्रम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की। एक अवैध संबंध का संकेत दिया। आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? सब जानते हैं कि अंजलि की माँ बेटी से मिलने के बाद आप बदल गए हैं। मैं इसलिए बदला क्योंकि मुझे परिवार का महत्व समझ आया। अपनी पत्नी और बेटी को खोने के बाद मुझे असली मूल्य का एहसास हुआ। विक्रम ने एक ईमानदार लहजे में कहा। कुछ सदस्यों को समझ आया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सहायक मीरा अंदर आई। हाथ में एक मोटा लिफाफा। चेयरमैन सर, किसी ने आपके लिए एक तत्काल दस्तावेज भेजा है। किसने भेजा है? पता नहीं। कुरियर वाले ने बस कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा ने लिफाफा विक्रम को दिया। उन्होंने उसे खोला। उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। लिफाफे में दस्तावेजों का एक बंडल था। पहले पन्ने पर लिखा था, सीईओ के रूप में अशोक खन्ना के कार्यकाल के दौरान व्यवस्थित भेदभावपूर्ण नीतियों का रिकॉर्ड। विक्रम ने अगला पन्ना पलटा। उनकी आंखें फटी रह गईं। अशोक खन्ना ने उनकी अभिव्यक्ति देखी। उनका दिल धड़कने लगा। ये क्या दस्तावेज है? 2015 से 2018 तक की आंतरिक रिपोर्ट, जब आप सीईओ थे। विक्रम ने जोर से पढ़ा। आवाज कांप रही थी। अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची। कारण स्पष्ट रूप से लिखा है। सिंगल मदर, छोटे बच्चे, कंपनी की संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सब लोग अशोक खन्ना को देखने लगे। वो पीले पड़ गए थे। ये दस्तावेज किसने बनाया है? हर पन्ने के अंत में आपके हस्ताक्षर हैं। ये वो रिपोर्ट है जो आपने बोर्ड को लिखी थी।
विक्रम ने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। 2016 में 10 साल से कम उम्र के बच्चों वाली 32 महिला उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया। कारण लंबी अवधि की प्रतिबद्धता पर अविश्वास। मुझे याद नहीं, और भी बहुत कुछ है। बच्चे के जन्म के बाद नौकरी से निकाली गई महिला कर्मचारियों की सूची। कारण छटनी। अंजलि ये सुनकर पीली पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी भाग्यशाली थी कि वो विक्रम से मिली। 2017 में आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चों वाली महिलाएं कंपनी पर एक बोझ हैं, उनकी भर्ती को सीमित किया जाना चाहिए। एक बोर्ड सदस्य ने कहा, खन्ना, क्या ये सब सच है? ये उस समय की नीति थी ताकि दक्षता को अधिकतम किया जा सके। दक्षता लिंग के आधार पर भेदभाव करके ये श्रम कानून का उल्लंघन है। विक्रम ने आखिरी पन्ने पर एक जाना पहचाना नाम देखा। उनका दिल रुक सा गया। सुनीता सिंह। 2018 में बच्चे के जन्म के बाद पार्ट टाइम काम करने का अनुरोध किया। आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। अशोक खन्ना उछलकर खड़े हो गए, चेहरा लाल। इसे और मत पढ़ो। ये पुरानी बात है। सुनीता मेरी पत्नी थी। उसने आपसे लचीले काम के घंटे मांगे थे। विक्रम ने भावनाओं से भरा हुआ आवाज में पढ़ना जारी रखा। अस्वीकृति का कारण पार्ट टाइम काम टीम भावना को प्रभावित करता है, एक बुरी मिसाल कायम करता है। विक्रम, तुम। मेरी पत्नी नौकरी खोने के तनाव के कारण घर से दूर काम करने चली गई, जिससे सड़क दुर्घटना हो गई। विक्रम के गालों पर आंसू बहने लगे। पूरा कमरा चुप था। अगर आपने उसे पार्ट टाइम काम करने की अनुमति दी होती तो मेरी पत्नी और बेटी आज जीवित होते। अशोक खन्ना कुर्सी पर बैठ गए, ये जानते हुए कि वो इनकार नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सोचा था कि। आपने कुछ नहीं सोचा। आपने ये नहीं सोचा कि आपके फैसले दूसरों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। विक्रम खड़े हो गए, आवाज बर्फ की तरह ठंडी। पिछले 17 सालों से मैं खुद को दोष देता रहा, सोचता रहा कि ये मेरी गलती है कि मैंने परिवार की देखभाल नहीं की। आज मुझे सच पता चला। मुझे दोष मत दो। दुर्घटना आपकी वजह से, आपकी कठोर अमानवीय नीतियों की वजह से। राजेश गुप्ता ने कहा, खन्ना, इस दस्तावेज में जो कुछ भी है वो बहुत गंभीर है। श्रम कानून का उल्लंघन है और इस पर मुकदमा हो सकता है। मैंने ये कंपनी के लिए किया, व्यावसायिक दक्षता के लिए। दक्षता भेदभाव करके कर्मचारियों को अंत तक धकेलकर। एक और बोर्ड सदस्य ने कहा, हमें पूरी जांच करनी होगी कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। अशोक खन्ना को अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ। वो उठकर जाना चाहते थे। बैठ जाओ, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, विक्रम ने आदेश दिया। आवाज में अधिकार था। आज से अशोक खन्ना बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। तुम्हें मुझे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड मतदान करेगा। कौन मिस्टर खन्ना को नैतिक उल्लंघन के लिए हटाने के पक्ष में है? 11 हाथ उठे। केवल अशोक खन्ना ने हाथ नहीं उठाया। फैसला पारित हो गया। आपके पास इमारत छोड़ने के लिए 10 मिनट हैं। अशोक खन्ना ने चारों ओर देखा। किसी ने समर्थन नहीं किया। वो झुके हुए कंधों के साथ दरवाजे से बाहर चले गए। विक्रम मुख्य मुद्दे पर वापस आए। अब हम परिवार नीति पर मतदान करेंगे। कौन समर्थन करता है? 11 हाथ एक साथ उठे। सर्वसम्मति से समर्थन किया। नीति आधिकारिक रूप से पारित हो गई, स्थायी रूप से लागू। अंजलि खड़ी हुई। आप सभी को धन्यवाद। मैं बोर्ड का धन्यवाद करती हूं। मैं विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। सिर्फ तुम नहीं, सभी जरूरतमंद कर्मचारियों को समर्थन मिलेगा। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। धूप अंदर आ रही थी। हम एक मानवीय कार्य वातावरण का निर्माण करेंगे जहां परिवार और काम संतुलित हों। बैठक समाप्त हुई। सब लोग हल्के मन से कमरे से बाहर निकले। विक्रम अकेले बैठे रहे, सुनीता के दस्तावेज हाथ में लिए। आंसू फिर बहने लगे। सुनीता, मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। अंजलि पास आई। विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। अब खुद को दोष मत दीजिए, ये आपकी गलती नहीं थी। पिछले 17 सालों से मैं पश्चाताप में जी रहा था। अब मुझे सच मिल गया है। भविष्य की ओर देखिए। विक्रम ने अंजलि को देखा। उसकी आंखों में गर्माहट महसूस की। धन्यवाद। तुम्हारी और प्रिया की वजह से मैंने खुद को फिर से पाया है। हम भी आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। दोनों खिड़की के पास खड़े होकर विशाल शहर को देखने लगे।
परिवार नीति हम जैसे कई लोगों की मदद करेगी। हाँ, अब किसी को परिवार और काम के बीच चयन नहीं करना पड़ेगा। देर शाम अशोक खन्ना को बोर्ड से हटाए जाने की खबर फैल गई। कर्मचारी उत्साह से चर्चा कर रहे थे। उसे भेदभाव के लिए निकाल दिया गया। परिवार नीति आधिकारिक रूप से पारित हो गई। हमें अधिक लचीले काम के घंटे मिलेंगे। रश्मि वर्मा अपने दफ्तर में सामान पैक कर रही थी, ये जानते हुए कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आप कहाँ जा रही हैं? पूजा ने पूछा। मुझे जानकारी लीक करने के लिए निकाल दिया गया है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि मैं सही हूं, लेकिन मैं गलत थी। रश्मि अपने निजी सामान के डिब्बे के साथ चली गई। उस रात प्रिया खिले हुए चेहरे के साथ घर लौटी। माँ, आज कंपनी में सब लोग बहुत खुश थे। क्यों बेटा? वे कह रहे थे कि माँ बहुत होशियार है और उन्होंने कंपनी के बहुत सारे पैसे बचाए। अंजलि ने अपनी बेटी को गले लगाया। दिल गर्माहट से भर गया। क्या तुम खुश हो? बहुत खुश। मुझे मां पर गर्व है। अंजलि के फोन पर विक्रम का संदेश आया। धन्यवाद, आज हम जीत गए। अंजलि ने जवाब दिया, जीते नहीं, सही काम किया। समृद्धि टावर में अशोक खन्ना लॉबी के नीचे खड़े थे। ऊंची मंजिल को देखते हुए अशोक खन्ना कांपते हुए खड़े हुए। मैं बोर्ड से इस्तीफा देता हूं। 1 साल बाद दिसंबर 2024 एक भारतीय व्यापार पत्रिका ने सबसे खुशहाल कार्यस्थलों की सूची प्रकाशित की। समृद्धि ग्रुप पहले स्थान पर था। समृद्धि ग्रुप ने अपनी परिवार ही ताकत है नीति के साथ एक आदर्श कार्य वातावरण बनाया है, जहां कर्मचारियों की संतुष्टि का स्तर बाजार में सबसे ज्यादा है। विक्रम ने अपने दफ्तर में लेख पढ़ा। संतुष्टि से मुस्कुराए। दफ्तर का दरवाजा खुला। अंजलि एक कप कॉफी के साथ अंदर आई। क्या आप कंपनी के बारे में लेख पढ़ रहे हैं? हाँ, वे हमारी नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। अंजलि ने कॉफी मेज पर रखी सामने की कुर्सी पर बैठ गई। 1 साल में दोनों के रिश्ते बहुत बदल गए थे। कर्मचारी सच में ज्यादा खुश हैं। मैं साफ अंतर देख सकती हूं। ये तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम्हारी विश्लेषण रिपोर्ट नहीं होती तो बोर्ड इसे पारित नहीं करता। विक्रम ने अंजलि को देखा। आंखों में कोमलता थी, अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी। तुम्हारे और प्रिया के आने के बाद मैं बहुत बदल गया हूं। मैंने परिवार का मतलब सीखा है। 17 साल अकेले रहने के बाद। गलियारे में दौड़ने की आवाज आई। प्रिया दफ्तर में भागी। 9 साल की हो गई थी, लंबी हो गई थी, लेकिन अभी भी ऊर्जावान। पापा, मैंने क्रेच की जांच कर ली है। सब कुछ ठीक है। प्रिया ने गंभीरता से रिपोर्ट दी। हाथ में एक छोटा टैबलेट था जिसमें पूरी तरह से नोट्स थे। तुम्हारी रिपोर्ट क्या कहती है? विक्रम ने एक असली कर्मचारी की तरह गंभीर लहजे में पूछा। आज 12 छोटे बच्चे थे, 3 से 8 साल के। लान मैम अच्छी तरह से देखभाल कर रही हैं। खिलौने पर्याप्त हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ट्रेनी डायरेक्टर का काम बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम ने प्रिया को आधिकारिक तौर पर ट्रेनी डायरेक्टर जूनियर नियुक्त किया था। उसका काम क्रैच की जांच करना और छोटे बच्चों से प्रतिक्रिया लेना था। मेरा एक सुझाव भी है, क्रैच में और किताबें होनी चाहिए ताकि बड़े बच्चे अपने माता पिता का इंतजार करते समय पढ़ सके। अच्छा विचार है, मैं तुरंत खरीदने का आदेश दूंगा। अंजलि ने अपनी बेटी को गर्व से देखा। उसकी परिपक्वता पर। तुम बहुत अच्छा काम करती हो, शानदार जूनियर बॉस। मैंने माँ से सीखा है। माँ ने मुझे सिखाया है कि काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। प्रिया कमरे के कोने में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई, जिसे विक्रम ने विशेष रूप से उसके लिए रखा था। पापा, मेरे पास एक नया विचार है। क्या विचार है? मैं उन जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए एक फंड स्थापित करना चाहती हूं, जैसे पहले हमारा परिवार था। विक्रम हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा सोचेगी। तुम किसकी मदद करना चाहती हो? उन सिंगल मदर्स की जिनके पास नौकरी नहीं है, उन परिवारों की जिनमें कोई बीमार है। मैं चाहती हूं कि उन्हें भी वैसी ही मदद मिले जैसी हमें मिली। प्रिया के विचार ने विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंजलि भी उत्साहित थी। शानदार विचार। हम एक परिवार फंड स्थापित कर सकते हैं। फंड क्या करेगा? कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल फीस में मदद, परिवार में किसी के बीमार होने पर ब्याज मुक्त ऋण देना, सिंगल मदर्स के लिए नौकरी के अवसर पैदा करना। विक्रम जितना कहते गए उतने ही उत्साहित होते गए। उन्हें इसका महत्व समझ आ रहा था। तो मैं फंड की डायरेक्टर बनूंगी, है ना? प्रिया ने चमकती आंखों से पूछा। डायरेक्टर नहीं, ट्रेनी जूनियर ही। तुम अभी छोटी हो। तीनों हंस पड़े। माहौल एक असली परिवार की तरह गर्म था।
मई 2025 में परिवार फंड ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया। प्रारंभिक राशि समूह से 50 लाख थी। प्रिया को बाल सलाहकार नियुक्त किया गया। पहली बैठक में प्रिया विक्रम के बगल में बैठी और बड़ों की तरह चर्चा में भाग लिया। मेरे शोध के अनुसार कई परिवार इसलिए मुश्किल में हैं क्योंकि काम पर जाते समय बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। प्रिया ने गंभीरता से प्रस्तुत किया। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। मेरा सुझाव है कि आवासीय क्षेत्रों में और क्रच खोले जाएं, ताकि मां काम पर जाते समय अपने बच्चों को भेज सकें। लागत बहुत ज्यादा होगी, राजेश गुप्ता ने टिप्पणी की। हम दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, साथ में योगदान कर सकते हैं। अंजलि ने एक शानदार समाधान दिया। मैं साझेदारों से संपर्क करूंगी। बैठक कई सकारात्मक फैसलों के साथ समाप्त हुई। प्रिया अपने योगदान से संतुष्ट थी। उस रात विक्रम अंजलि और उसकी मां को घर छोड़ने गए, लेकिन इस बार बांद्रा में एक नए अपार्टमेंट में, 3 बेडरूम का, विशाल और हवादार। धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं भी, तुम्हारी और प्रिया की वजह से मैंने खुद को फिर से पाया है। दोनों सोफे पर बैठे थे। प्रिया सो गई थी। माहौल शांत था। अंजलि, हाँ मुझे कुछ कहना है। विक्रम खड़े हुए, अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंजलि हैरान रह गई। पिछले 1 साल में हमने साथ काम किया, अच्छी चीजें बनाई। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विक्रम अंजलि के सामने घुटनों पर बैठ गए, डिब्बा खोला, एक चमकदार हीरे की अंगूठी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि ने मुंह पर हाथ रख लिया, आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये पल आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। जल्दी जवाब मत दो, अच्छी तरह से सोच लो। सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सहमत हूं। अंजलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम ने उसे अंगूठी पहनाई। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। सीढ़ियों से तालियों की आवाज आई। प्रिया वहां खड़ी थी, चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान। बधाई हो मां। बधाई हो अंकल। तुम छिपकर सुन रही थी? मुझे अंदाजा था। आप मां को एक खास नजर से देखते हैं। तीनों एक असली परिवार की तरह गले मिले। मई 2025 में शादी मुंबई के एक होटल में हुई। सादी लेकिन गर्मजोशी से भरी। मेहमान मुख्य रूप से कंपनी के कर्मचारी थे। प्रिया की गुलाबी ड्रेस पहनी थी, कंधे पर जूनियर ब्राइड्समेड का सैश था। वो ब्राइड्समेड्स की अगुवाई कर रही थी। मां बहुत सुंदर लग रही हैं। पापा बहुत भाग्यशाली हैं। तुम क्या कह रही हो? मां दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन है। शादी समारोह शाम 5 बजे शुरू हुआ। 200 मेहमान दुल्हन के आने पर खड़े हो गए। अंजलि ने एक साधारण सफेद शादी की पोशाक पहनी थी। प्रिया का हाथ पकड़कर हॉल में दाखिल हुई। विक्रम वेदी पर खड़े थे, काले सूट में सुंदर लग रहे थे। उनकी आंखें अपनी होने वाली पत्नी से नहीं हट रही थीं। शादी समारोह एक गंभीर माहौल में हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और सबकी तालियों के बीच एक दूसरे को चूमा। अब मैं जूनियर ब्राइड्समेड को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रिया मंच पर आई, छोटे हाथों से माइक्रोफोन पकड़ा। मेरा नाम प्रिया है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे एक नए पापा मिले हैं। मेहमानों के बीच हल्की हंसी गूंज उठी। प्रिया ने आगे कहा, 1 साल पहले मेरी मां बहुत बीमार थीं। मुझे उन्हें खोने का डर था। मैं विक्रम अंकल से मां के लिए नौकरी मांगने आई थी। माहौल शांत हो गया। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। अंकल ने न केवल मेरी मां को नौकरी दी, बल्कि मुझे साहस, परिवार और सही काम करने के बारे में भी सिखाया। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे। विक्रम भी भावुक हो गए। आज मेरे पास एक पापा है। मैं वादा करती हूं कि मैं एक अच्छी बेटी बनूंगी और पापा मां को एक खुशहाल परिवार बनाने में मदद करूंगी। तालियां गूंज उठीं। प्रिया ने सिर झुकाया और माइक्रोफोन वापस कर दिया। 6 महीने बाद एक आर्थिक अखबार ने उद्यमों में समृद्धि प्रभाव पर एक लेख छापा। परिवार ही ताकत है नीति को 30 से अधिक कंपनियों ने अपनाया था, जिससे कॉरपोरेट संस्कृति में बदलाव की एक लहर पैदा हुई। बड़ी कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों के परिवारों का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। विक्रम ने अपने नए बड़े दफ्तर में अखबार पढ़ा, जिसमें प्रिया के लिए खेलने का कोना भी था। हमने एक बड़ा बदलाव किया है। अंजलि बगल में बैठी थी। वो 3 महीने की गर्भवती थी। मुझे आप पर गर्व है, आपने जो किया है उस पर। मैंने बस सही काम किया, तुम्हारी और प्रिया के मार्गदर्शन के कारण। सप्ताहांत में
तीनों का परिवार एक कब्रिस्तान में गया। सुनीता और रिया की कब्रों की अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। ताज़े फूल हमेशा बदले जाते थे। नमस्ते सुनीता आंटी। नमस्ते रिया दीदी। प्रिया ने कब्र पर फूल रखे, विनम्रता से सिर झुकाया। मैं विक्रम अंकल की नई बेटी हूं। मैं अंकल का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। विक्रम अपनी पत्नी और बेटी की कब्र के पास घुटनों पर बैठ गए। धीरे से कहा, सुनीता, मुझे एक नया सुख मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम सहमत हो। रिया दीदी, मैं आपकी अच्छी छोटी बहन बनूंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं अच्छी रहूंगी और अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी। प्रिया ने रिया की कब्र से कहा। आवाज इतनी ईमानदार थी जैसे वो किसी जीवित व्यक्ति से बात कर रही हो। मैं पापा का ध्यान रखूंगी ताकि वो पहले की तरह दुखी ना हो। तीनों कुछ मिनटों तक चुपचाप खड़े रहे। हल्की हवा बह रही थी, जैसे स्वर्ग से आशीर्वाद मिल रहा हो। कंपनी लौटकर विक्रम ने साल के अंत की स्थिति पर विभाग प्रमुखों के साथ बैठक की। श्रम उत्पादकता 20% बढ़ी, नौकरी छोड़ने की दर 50% कम हुई और कर्मचारियों की संतुष्टि 92% तक पहुंच गई, जो उद्योग में सबसे ज्यादा थी। राजस्व पिछले साल की तुलना में 15% बढ़ा। ये आंकड़े परिवार नीति की सफलता के सबसे ठोस सबूत थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने एक मानवीय कार्य वातावरण बनाया है जहां हर कोई सम्मानित महसूस करता है। राजेश गुप्ता ने बताया कि 20 और कंपनियां अनुभव सीखना चाहती हैं। वे दौरे के लिए लोगों को भेजना चाहती हैं। हम साझा करेंगे ताकि हम मिलकर एक बेहतर कार्य वातावरण बना सकें। दिन के अंत में प्रिया ने अपनी कार्य रिपोर्ट पूरी की, उसे विक्रम को दिखाया। परिवार फंड ने 50 जरूरतमंद परिवारों की मदद की है, लागत 30 लाख रुपए। क्रैच को 2 और स्थानों पर विस्तारित किया गया है। जो 20 बच्चों की सेवा कर रहा है, मुझे गर्व है कि हमने जो किया है। विक्रम ने अपनी गोद ली हुई बेटी को गले लगाया। उनका दिल खुशी से भर गया। ये सब एक 8 साल की बहादुर बच्ची से शुरू हुआ जो अपनी मां के लिए नौकरी मांगने आई थी। अब तुम 9 साल की हो, बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम अभी भी पापा की छोटी बेटी हो। शाम को परिवार अपनी कार में घर लौटा। प्रिया अपने माता पिता के बीच बैठी थी, दोनों का हाथ पकड़े हुए। पापा, मैं एक और फंड स्थापित करना चाहती हूं। क्या फंड? उन छोटे बच्चों की मदद के लिए जो पहले मेरी तरह थे, जिनके हालात मुश्किल थे। विक्रम और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, अपनी बेटी की आंखों में प्यार देखा। पापा, मैं उन छोटे बच्चों की मदद के लिए एक और फंड स्थापित करना चाहती हूं जो पहले मेरी तरह थे। दोस्तों, आप सब ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने में संकोच न करें। हम आपकी कहानी पढ़ने का इंतजार करेंगे।